पूरा रोला काट रखा है। बॉबी पवार इस चुनावी चर्चा से पीछे क्या है? इस हीरे को हम चमकाएंगे, इस हीरे को कोहिनूर हम बनाएंगे। सुना है कि बहुत सारे लोग जो है पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं जो जॉनसर बावर से संबंधित है, कुछ बीजेपी से नेता हैं। इन दो लोगों की आपने नींद में खलल डाल दिया है। किसी ने संपर्क साधा, कैसे टकराएंगे? टिहरी की जनता की सबसे बड़ी समस्याएं क्या क्या है? रास्ते बड़े कंटीले थे, खतरा है, लोग मार देंगे। पहली बार ये कैसे पता लगा कि कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है? कैसे बीते हालात हुआ है? पहले काले पानी की सजा मिलती थी। क्या गारंटी है कि बॉबी पवार जो आप बात कर रहे हैं, कि दिल्ली के अंदर सिर्फ उतना समय बिताया जाएगा जितना लोकसभा सत्र का एक समय होता है। बॉबी को किसी राष्ट्रीय पार्टी ने अप्रोच किया? डायरेक्ट शब्द पार्टी। कुछ और बोल रहे हैं और मुस्कुराहट कुछ और बोल रहे हैं। 500-700-800 मीटर ऊपर खाई से जब गिरी थी तो बॉडी के जो हालात थे वो जब हमने आंखों के सामने देखा तो उस चीज़ को कभी नहीं भुलाया जा सकता। बॉबी की शादी हो गई है, कोई पसंद आया हो? टिहरी की जनता का एक अंश यहाँ हमारे साथ मौजूद है, तो इसका मतलब बॉबी जल्दी ही परिणय सूत्र में बनने वाले हैं। आगाड़ी कैसे प्रयातन इसके लिए मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ अपनी उस शांत उस वादियों को, या अपने जो पर्सनल लाइफ है उस चीज़ को मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। उत्तराखंड की पहाड़ियों से मैदान की तरफ एक नाम चलकर आया और धीरे धीरे करके पूरे उत्तर भारत में बेरोजगारों की आवाज बन गया। हम बात कर रहे हैं बॉबी पवार की, हमारे साथ मौजूद हैं। अब लोकसभा का चूंकि माहौल है और चारों तरफ चुनावी चर्चा चल रही है, लेकिन इस चुनावी चर्चा से पीछे भी बॉबी का एक अस्तित्व छुपा है, उसी के बारे में हम शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बॉबी TSR में। धन्यवाद सर। चुनावी चर्चा सब जगह कर रहे हैं आप, लगातार देख रहा हूं, लगातार पूरा रोला काट रखा है आपने। बॉबी पवार इस चुनावी चर्चा से पीछे क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा खुलकर बताओ, जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। देखिए, यहाँ जो पहुँचने का जो मकसद है वो कोई शौक से यहाँ नहीं आए हैं। हम जिन रास्तों पर चलकर आए हैं वो रास्ते काफ़ी तकलीफ भरे थे। उन रास्तों पर हम लोगों ने जिस प्रकार से जो संघर्ष किया है इस उत्तराखंड के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, अपने भविष्य के लिए, तो कहीं ना कहीं वो दर्द भरे थे, वो रास्ते बड़े कंटीले थे। तो मुझे लगता है कि जो हमारा संघर्ष रहा है, हम तो केवल तैयारी करने इस देहरादून के भीतर आए थे। अब जब तैयारी करते हुए कुछ चीज़ें पता लगी, कुछ चीज़ें निकल कर आई कि इस उत्तराखंड में यहाँ युवाओं के भविष्य को बेचा जा रहा है। यहाँ जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, तो उन्हें पीछे धकेला जा रहा है। और कहीं ना कहीं रिश्वत खोर या जो रिश्वत देने वाले लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, जो पैसों वाले लोग हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं नौकरियां बांटी जा रही थी। इस मुद्दे को लेकर हम जब सड़कों पर आए, सड़कों पर लड़ा, तो कहीं ना कहीं हमें कई बार शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा दबाने की कोशिश की गई। जब हम इस पे आगे बढ़े, हमें ये तो मालूम था ही कि ये बहुत बड़ा एक लीकेज है, बहुत बड़ी ये एक चैन है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस पर रिसर्च करना चाहिए। हम लोगों ने रिसर्च किया तो कहीं ना कहीं चीज़ें निकल कर आई। पर उससे पहले जिस तरीके से हमारा शासन प्रशासन इसे नज़रअंदाज कर रहा था जानबूझ के, जबकि वो चैन जब खुलेगी या जब जाएगी, जब वो कड़ी जुड़ेगी, तो ये पूरा शासन से लेकर, प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक ये कड़ी पहुंचती है। तो मुझे लगता है कि अभी तो हम लोग 450 से 500 दिन होने वाले हैं उत्तराखंड में भर्ती घोटालों के CBI जांच के लिए हम बैठे हैं। तो अगर CBI जांच नहीं हो रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो चैन है, ये कड़ी है, ये सचिवालय होते हुए, जब आयोगों से होते हुए सचिवालय और सचिवालय से होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक जाएगी तो वो नज़ारा क्या होगा। इसलिए CBI जांच नहीं हो रही है। आपने किस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए देहरादून कदम रखा था अपना, और पहली बार ये कैसे पता लगा कि कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है? देखिए, एग्ज़ाम जो ग्रुप C नॉर्मली जो उत्तराखंड के हैं, उन एग्ज़ामों की तैयारी के लिए हमने कोशिश की थी। एक आध बार एग्ज़ाम भी दिए थे, पर तब तक ये इन घटनाओं का पता लगा। इसलिए लगा कि कई लोग ऐसे थे जिन लोगों ने कभी तैयारी नहीं की थी, जिन लोगों ने कभी पढ़ाई नहीं करी थी, पर वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए जब परीक्षा के परिणाम आए। वो लोग कोई गाड़ी चलाते थे, कोई कुछ करते थे, कोई ठेकेदारी करते थे। तो उन लोगों के जब सिलेक्शन हुए तो इस चीज़ का पता लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये पैसे से नौकरियां बिक रही हैं। बॉबी, ये आंदोलन जो आपका शुरू हुआ और आज तक यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा है,
ये बहुत सारे लोगों ने देखा है। इस आंदोलन के पीछे का बॉबी पवार क्या है, वो थोड़ा जानना चाहता हूं मैं। इस आंदोलन के पीछे का बॉबी पवार तो क्या है, एक कहाँ गरीब से परिवार कहाँ से आया, हाँ वही मेरा पूछना बिल्कुल, था। मैं वही कह रहा हूँ, एक साधारण से परिवार से हैं। खेती बाड़ी करने वाला परिवार है। अपनी जो आजीविका है वो पशुपालन और कृषि से वो चलाते हैं। एक ग्रामीण परिवेश से उठा हुआ बॉबी पवार है, जिसने अपनी शिक्षा दीक्षा इंटर तक की एक ग्रामीण परिवेश में की हो। हम लोगों ने स्कूल के साथ साथ गांव में खेतों में भी काम किया है। हम लोगों ने बकरी और गाय के साथ भी हम गए हैं। छुट्टियों के दौरान हम खेतों में काम करने जाते थे। तो हम वहाँ से उठकर आए हैं और हमने वो संघर्ष बचपन से ही झेला है। आज अगर कहीं ना कहीं हमें हिम्मत मिल रही है सड़कों पर संघर्ष करने की या इन चुनौतियों का सामना करने की, तो वो बचपन से हमारी ट्रेनिंग समझो कि पहाड़ में पहाड़ जैसी चुनौतियां होती है और उन चुनौतियों को पार करके हम वहाँ से निकले हैं। और उसके बाद आज जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में भी हम जूझ रहे थे और संघर्ष कर रहे थे। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी मेरे हैं नहीं। जब मैं इंटर में था, 12वीं कक्षा में, जब हमारे बोर्ड के पेपर मार्च में होने थे, तो मेरे पिताजी की डेथ उसी दौरान 2 जनवरी 2014 को मेरे एग्ज़ाम से 2 महीने पहले एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उसमें उनकी जान चली गई थी। आकस्मिक जी। मृत्यु। माताजी क्या करती हैं? माताजी हमारी एक लाखा मंडल में एक आश्रम पद्धति बालिका एक स्कूल है, हाई स्कूल तक, वहाँ पर वो 4th क्लास हैं और वहीं पर उसी मतलब 4th क्लास में दैनिक वेतन पर वो काम करते हैं। बॉबी, जैसे पारिवारिक परिदृश्य आपने मुझे बताया, एक आम परिवार नॉर्मली ऐसा होता है। एक आम परिवार का लड़का जब बाहर आता है और किसी मामूली आदमी से नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम से टकराता है, जैसा हमने सड़कों पर भी देखा। घंटाघर पे हमने वो हालात भी देखे, जो हालात बिगड़ते चले गए और कुछ इस तरह से पहुँचे कि आपको ख़तरा भी महसूस हुआ। हमने देखा वो घर परिवार के लोगों को इस बात को लेकर क्या लगा पहली बार जब उन्होंने ये सुना, जेल गए इसके बारे में सुना, उन्होंने रोकने की कोशिश की आपको? बिल्कुल रोकने की कोशिश की। और घर परिवार के लोग, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, तो उनके लिए तो जेल जाना एक बहुत बड़ी बात है। गांव का जो समाज है, गांव का जो परिवेश है, वहाँ जेल का नाम बदनाम है। वो ये नहीं देखते कि किस काम के लिए जेल गए हैं। अगर जेल जाने का मतलब है तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति गलत है। तो हमारे ग्रामीण परिवेश में उस प्रकार का समाज है। तो जब ये घटनाएं हुई, मुकदमे हुए, जेल का सिलसिला जारी हुआ, तो कहीं ना कहीं घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, यार दोस्तों ने समझाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, पर हम जिस मकसद को लेकर चले थे, हमारे अंदर वो पीड़ा थी। हमने इसलिए उस लाइन को नहीं छोड़ा और उस पद पर आगे बढ़ते रहे। जब पहली बार इस घटना के बारे में पता लगा माताजी को, जी, सबसे पहले उनके शब्द क्या थे? नहीं देखिए, ये मेरा जो 9 फरवरी 2023 का जो जेल यात्रा थी, ये कोई पहली बार की यात्रा नहीं है। पिटाई का जिक्र कर रहा हूँ मैं पहले यहाँ पर। मैं वही, एक माँ का बेटा जब कहीं पिटता है, और ख़ासकर तब जब किसी बिना कारण के उसकी पिटाई होती है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर किसी को होती है तो उसके घर में उसकी माँ को होती है। जब आपके पिटने की खबर जो सारी दुनिया ने देखी वीडियो के थ्रू, रात के अंधेरे में जब ये सब हुआ, तो माँ का पहला वक्तव्य क्या था आपके लिए? देखिए ऐसा है कि माँ तो जो है सीधे साधे, वो ना तो कोई एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, ना सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और टीवी में उतना चलता नहीं है। तो जो औरों से बातें सुनी है, उन बातों पर जो उनकी प्रतिक्रिया थी, तो औरों ने जब बातें कही, औरों ने उनके पास कहा कि ऐसा हो गया, तो उसके बाद जो उनकी प्रतिक्रिया थी, तो कहीं ना कहीं वो उसमें भी थी कि कहीं ना कहीं औरों ने जो बातें बताई, उसके अलावा और भी बातें बताई कि ऐसा हो गया, अब खतरा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उनकी सीधी सी प्रतिक्रिया ये थी कि फ़ोन करके कि ऐसा सुनने में आ रहा है, ये क्या हो गया, और इस प्रकार से खतरा है,
लोग मार देंगे या इस तरीके की चीज़ें हैं। लोग ये कह रहे हैं कि उनके पीछे इतने बड़े बड़े जो माफिया है वो पड़ गए हैं और वो कभी भी मतलब गलत घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो ये उनकी प्रतिक्रिया थी, क्योंकि उन्होंने, उनके पास ना एंड्रॉयड फ़ोन है ना वो है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो दृश्य अपनी आंखों से उस समय ना देखा हो, भले बाद में औरों के फ़ोन में और उसमें देखा हो, पर उस दौरान उनकी ये प्रतिक्रिया थी कि कहीं ना कहीं जो खतरा है वो बहुत बड़ा खतरा है और इससे पीछे हटना चाहिए कि क्या कर रहे हो। तो मैं बड़ा बेटा हूँ सबसे, तो मैंने समझाया कि ऐसा नहीं है, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने भाई बहनों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसा है कि ग्रामीण परिवेश में जो हमारे माता पिता है, हमारा समाज है, वो सीधे साधे लोग हैं। वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, हम पे इसलिए भी ट्रस्ट करते हैं कि हमने बचपन से जो काम किए, कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। बचपन से हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि हम कभी नशे की तरफ नहीं गए हैं। बचपन से ये रिकॉर्ड रहा है कि हमने अपने गांव समाज में, अपने क्षेत्र में कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं किए हैं। हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि हमने किसी को तू तड़ाक से बात नहीं की है। तो इस तरीके का जब रिकॉर्ड था, तो हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे क्षेत्र वाले हम पे ट्रस्ट करते हैं कि बॉबी पवार है तो इनकी समाज में एक अलग पहचान है और ये किसी के साथ गलत कर नहीं सकते हैं या कोई गलत कदम उठा नहीं सकते हैं। ये लोगों में, हमारे क्षेत्र में हमारे प्रति जो लोगों की सोच है, ये है, हमारे प्रति विचार है। तो कहीं ना कहीं जब मैंने समझाया तो समझे, और हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, हमारे साथ पूरे उत्तराखंड का युवा साथ है, पूरे उत्तराखंड के लोग साथ हैं, हम मिलकर लड़ रहे हैं। आपने सोचा था कि इतना यूथ आपके साथ इकट्ठा हो जाएगा? देखिए, हमने जब शुरुआत की थी तो पहली रैली जो मेरी अध्यक्षता में हुई थी 26 मार्च 2018 को, तकरीबन उसमें भी 7-8 हज़ार यूथ पहली बार में इकट्ठा हुआ जब मुझे पहली बार अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली और सचिवालय कूच हमने किया। तब त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हम जब, जहाँ अभी मॉडर्न लाइब्रेरी बनी है वहाँ धरना स्थल हुआ करता था भाजपा महानगर का रेल के बगल में, तो हम जब वहाँ से चले तो 7-8 हज़ार लोगों की भीड़ लेकर मेरे पहली अध्यक्षता में हुई रैली में और सचिवालय की तरफ जब बढ़े तो कहीं ना कहीं सचिवालय में पहले ही दिन वो लाठीचार्ज का नज़ारा, वो पथराव का नज़ारा पहली ही रैली में जिस प्रकार से देखा गया, जिस प्रकार से फिर मुकदमेबाजी हुई, जिस प्रकार से हमारे कुछ साथी अस्पताल में 5-5, 7-7 दिन के लिए एडमिट हुए, कुछ पुलिस के जवान एडमिट हुए, तो उसने कहीं ना कहीं, उसी घटना ने हमारे कुछ रुख को मोड़ दिया। आमतौर पर हमने देखा है ये कि जब भी ऐसे आंदोलन होते हैं, कहीं से पथराव हो जाता है, उसके बाद लाठीचार्ज हो जाता है। क्या लगता है आपको, क्या ये आंदोलन में घुसकर कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, या यूथ में ही कुछ अग्रेसिव लोग होते हैं जो इस घटना को अंजाम दे देते हैं? देखिए, ये ना तो असामाजिक तत्व होते हैं और ना यूथ में ही कोई ऐसे लोग होते हैं जो उग्र कर देते हैं। ये स्ट्रेटजी रहती है हमारे प्रशासन की, ये स्ट्रेटजी रहती है हमारी सरकार की कि उनके खिलाफ बढ़ती आवाज़ को कैसे दबाया जाए, उनके खिलाफ बढ़ती आवाज़ को कैसे तोड़ा जाए, ये स्ट्रेटजी रहती है। मैं चाहे उस पहली रैली की बात करूं जो सचिवालय के बाहर मेरे अध्यक्षता में पहली रैली हुई, उसमें भी सचिवालय रोड में जहां पत्ता तक नहीं दिखता है, उस रोड में पत्थर कहां से आ गए। वो पत्थर जब उछाले गए और पुलिस को एक मौका मिला लाठी फटकारने का। उसके बाद चाहे मैं 9 फरवरी की बात करूं, जहां पर वो रेतीले पत्थर कहां से आए, जिस पर रेत लगी हुई थी और गीले पत्थर थे, वो तो कहीं से ऐसे नदी किनारे से वो लाए गए पत्थर थे। तो मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रेटजी एक बनाते हैं हमारे प्रशासनिक अधिकारी या हमारे नेता कि किस प्रकार से आंदोलन को तोड़ा जाना चाहिए और किस प्रकार से उस आंदोलन को कुचलकर बच्चों को डराया धमकाया जाए या अपने खिलाफ उठती आवाज़ को दबाया जाए। ये साफ साफ रणनीति इनकी रहती है। वहाँ से आपका आंदोलन चला और आंदोलन स्थल पर एक जंगल के बीचों बीच जाके पहुँच गया। कैसे बीते हालात वाले? क्योंकि हालात सबको पता है कि जब गांधी पार्क से वो आंदोलन उठा, उसके बाद धरना स्थल ऐसी जगह पर दे दिया है कि जैसे पहले काले पानी की सज़ा मिलती थी, वही स्थिति उस धरना स्थल की है कि उन लोगों ने ये, जब उनको लगा कि ये आवाज़ अगर बुलंद होगी, ये आवाज़ अगर उठेगी, तो कहीं ना कहीं ये सारे भ्रष्टाचारी, वो चाहे अधिकारियों के रूप में हो, वो चाहे नेताओं के रूप में हो, उनको घर बैठना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। जब ये आभास उनको होने लगा तो इन्होंने हमें काले पानी की एक तरीके से सज़ा दे दी, इन्होंने जंगल में फेंक दिया।
और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे समस्त प्रदेश के उन युवाओं का जो लगातार इस मुहिम से जुड़े रहे, जिन्होंने इस आंदोलन को जीवित रखा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उस जंगल में रहते हुए हमने इस आंदोलन को जीवित रखा और कभी ये आभास नहीं होने दिया कि ये आंदोलन कमज़ोर पड़ा है। समय समय पर हमने फिर से कोशिशें की, वो चाहे हमने प्रदेश भर के अंदर कई जिलों में, ब्लॉकों में पुतला दहन के कार्यक्रम हो, समय समय पर कई चाहे देहरादून की सड़कों पर रैलियां हो, समय समय पर और कार्यक्रम हो, हमने करते गए। हमने इस आंदोलन को फीका नहीं पड़ने दिया। सबसे बड़ी बात ये थी और मैं इसलिए धन्यवाद उस टीम का करना चाहूँगा जो लगातार साथ है। आंदोलन स्थल से टिहरी के जनता के बीच बॉबी पहुंच के उस पर मैं सवाल करूंगा, लेकिन पहले मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, खत क्या चीज़ होती है? खत बोले तो सुना है कि बहुत सारे लोग जो है पैसे इकट्ठे कर रहे हैं चुनाव लड़वाने के लिए, तो ये खत जब शब्द सामने आया मेरे, तो मेरी जानकारी में शब्द नहीं था। तो मैंने सोचा कि जब बॉबी पवार से मुलाकात होगी तो उन्हीं से पूछूंगा कि खत होता क्या है। देखो, ये जो जौनसार बावर है इसका थोड़ा कल्चर अलग है और जो गढ़वाल है इसका अलग है। यहाँ पर गढ़वाल में जिस शब्द को पट्टी कहा जाता है, पट्टी जो होती है वो कई ग्रामों की एक यूनिटी होती है, उस पट्टी के अंदर कई ग्राम आते हैं। तो ऐसे ही जौनसार में कई गांवों की एक खत होती है, कई गांवों की जो एकजुटता होती है, उसमें किसी खत में 10 गांव है, किसी में 20 है, किसी में 25 है। इस तरीके से एक हमारा समाज है, एक सिस्टम है जिसके तहत पूरा समाज चलता है। तो इसी प्रकार की कई खतें हैं और पूरी जौनसार बावर में 39 खतें हैं। और वैसे ही गढ़वाल में भी कई पट्टियाँ हैं, एक एक जिले में कई पट्टियाँ हैं, एक एक विधानसभा के अंदर कई पट्टियाँ हैं। तो खत का मतलब सीधे पट्टी से है। तो कितने गांव होते हैं एक खत में अंदाजन? देखिए, खतों में कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इतने गांव होंगे। हमारी खुद की अपनी खत है, जिस खत का नाम बौंदुर है, उस खत में 24 गांव हैं। हमारी जो बड़ी खत है, बड़ी संख्या है, 24 गांव की बड़ी संख्या है। बगल में तपलाड़ खत है, उसमें 8 से 9 गांव हैं। बगल में 8 गांव है, उसमें 10-12 गांव हैं। इस तरीके से अलग अलग संख्याओं में ये खतों का अलग अलग अपना रूप है। लगभग कितने खत ने बॉबी पवार का स्वागत किया और कितने खतों ने विरोध किया? ईमानदार जवाब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक समाज है। वैसे तो जौनसार बावर में 39 खतें हैं, पर हमारा कोई भी समाज बनता है, कोई भी नियम कानून समाज को आगे बढ़ाने के लिए या समाज के उत्थान के लिए होता है, तो सबसे पहले हमारे खत का अपना निर्णय होता है और फिर हमारे आसपास की जो 7 खतें हैं, और 7 खतें हैं उसमें 2 खतें एक्स्ट्रा है, छुलटाड़ खत और रंगेऊ खत, और एक तीसरी खत है। तो वो 10 खतें टोटल बनती है। उन 10 खतों ने मिलकर जो फैसला लिया था, क्योंकि वो जो समाज है वो चाहे कोई से भी फैसला लेना हो, वो ही खतें साथ बैठती हैं। और जब कोई ऐसा पूरे जौनसार बावर का डिसीजन लेना हो, तब तो पूरी जौनसार बावर एक साथ बैठती है। पर हमारा जो अपना एक तालमेल है, जो आज से नहीं कई पीढ़ियों से है, वो केवल 7 से 10 खतों का है। उसके साथ हमारे यमुना घाटी में उत्तरकाशी से लगते हुए 5 गाँव और हैं। भंकोली है, छमरोटा है, थली है, कामरा सांकला है। तो इनकी भी एक अलग खत है, वो भी उसमें जुड़ जाती है, तो 11 खतें हो जाती हैं। तो जो भी हमारा समाज का फैसला बनता है, हमारे यहाँ जैसे शादियाँ कैसे होनी है, शादियों में दारू बंद होनी है, इस तरीके के जो फैसले लिए जाते हैं, या तो वो इन खतों के माध्यम से लिए जाते हैं। वो जौनसार बावर में अलग अलग खतें अलग अलग तरीके से अपने फैसले लेती है। जैसे 7 खतें हमारी इधर फैसला लेती है, जो टोटल मिलाकर 10 और 1 प्लस वो यमुना घाटी वाले 11, जैसा फैसला हम समाज बनाते हैं, वैसी ही जौनसार बावर की कोई 4 खतें बैठती है, कोई 5 बैठती है, कोई 7 बैठती है, अलग अलग होता है। पर हमारा मेन वही होता है जो हमारा 10-11 खतों का है। तो वहाँ पर भरपूर समर्थन सबके द्वारा दिया गया। और उसके अलावा फिर वो खत वाला मसला नहीं रहा, अब पूरे क्षेत्र का मसला है। उस क्षेत्र के मसले के लिए हमें अलग अलग जाके मीटिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे आपने खत का जिक्र किया, हम इसे क्या उससे कंपेयर कर सकते हैं? मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी शायद जौनसार बावर के बारे में ना हो। जैसे मैदानी क्षेत्रों में अगर हम जाते हैं तो खाप पंचायतें होती हैं जो गांव के लिए, वहाँ के लोगों के लिए फैसले लिया करती हैं। तो क्या ऐसे ही ये अपने परिवार के लिए, क्योंकि
अब जब आपका गांव वहां पर है और ख़त कोई फैसला ले रही है तो एक तरीके से अपने परिवार के लिए फैसला लिया जा रहा है। तो क्या वहां की तरह यहाँ पर भी पूरी ख़त या जो भी आपने बताया 11 मिलकर जो है तो वो फैसला लेती हैं और उन्होंने ही आपके लिए फैसला लिया ये वाला? नहीं, बिल्कुल। हम लोगों ने जब ये संघर्ष किया है तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के बीच से ये आवाज़ें उठनी शुरू हुई कि सड़कों पर कब तक लड़ोगे। सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है। सड़कों पर लड़कर शायद हम इस मांग को पूरी न कर पाए। जिस प्रकार की जो तानाशाही चल रही है तो ये असंभव है। जब ये विचार यहाँ से आने लगे, कुछ और लोगों के विचार आने लगे जो प्रताड़ित हैं, जो चिंतित है, तो हमने इस विचार को सबसे पहले अपने गांव में ले गए। हमारी जो ग्राम सभा है, हमने वहाँ इस बात को रखा कि ऐसा फैसला, मतलब ऐसे हमारे लोग कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई क्षेत्र बहुत बड़ा है, चुनौती बहुत बड़ी है, कैसे होगा, पर अगर आप लोग ऐसा कहते हैं तो हम गांव तो साथ है। और उसी दिन फैसला हुआ कि अपने पूरे खत की मीटिंग बुलाई जाए। तो 4-5 दिन बाद फिर पूरे 24 गांव की मीटिंग बुलाई गई। फिर उसमें फैसला हुआ, फिर यही बातें रखी गई। फिर खत ने भी यही कहा कि भाई हमसे क्या होगा, हम एक तरफा भी कर देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। पर यह है कि जब इस प्रकार की बात है तो इसमें फैसला किया जा सकता है, इसमें एकजुटता की जा सकती है। तो 24 गांव की एकजुटता हुई। फिर उसी मीटिंग में ये तय हुआ कि हमारा जो समाज है, जो 7-10 खतों 11 खतों का होता है, उसकी कॉल की जाए। उन्होंने उसी दिन वहाँ की 7-8 दिन का टाइम देकर और दूसरी कॉल कर दी। फिर वहाँ पर फैसला बना, जिसमें तकरीबन 100-150 गाँव के जो लोग हैं वो आए, उन्होंने फैसला बनाया। उन्होंने भी एकजुटता का परिचय देते हुए फिर इस बात को आगे बढ़ाया। तो जब जी माफ़ कीजिएगा, आप बात कंप्लीट करिए। नहीं, मैं यही कहना चाहता मेरा एक कहना है कि एक फ़कीर है, लोग आपको फ़कीर के तौर पर देख रहे हैं वहाँ पर। अब वो फ़कीर क्यों कह रहे हैं ये आप बेहतर जानते होंगे। एक फ़कीर ने राजघराने की नींद में खलल डाल दिया है, उसके बारे में मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले कुछ लोग और हैं जिनकी नींद में आपने खलल डाल दिया है। कुछ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं जो जॉनसर बावर से संबंधित हैं, कुछ बीजेपी से नेता हैं। इन 2 लोगों की आपने नींद में खलल डाल दिया है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमने कोई खलल नहीं डाली है। या एक नया, हम तो अपने रास्ते पे चल रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। अगर हमारे मेहनत से, हमारे इस रास्ते पे चलने से किसी की नींद में खलल है तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ठीक है, हम जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो हमारा मकसद है कि हाँ, इस प्रदेश को बेहतर बनाया जा सकता है, इस प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटाया जा सकता है, इस प्रदेश के नौजवानों को रोज़गार दिलाया जा सकता है। अब हमारा कोई ऐसा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। तो हम तो अपने रास्ते पर चले जा रहे हैं। अब उससे अगर किसी को समस्या है तो वो बात फिर वो ही जान सकता है। किसी ने संपर्क साधा? नहीं, संपर्क किस टाइप का? कि भाई थोड़ा हल्का हाथ रखिए, ज़मीन खिसका रहे हैं आप हमारी। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। ये कोई प्रधानी का चुनाव थोड़ी है कि इस प्रकार की चीज़ें होने लग जाए। हमारा एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अगर क्या पता हमारे कोई राजनेता ऐसे हो जाते कि जो इन कामों को बेहतर कर सकते, हमारी इन आवाज़ों को बेहतर तरीके से उठा पाते या युवाओं के साथ खड़े हो जाते, तो क्या पता हमें यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़ती। पर जो वो ज़रूरत थी वो कोई पूरी नहीं कर रहे थे तो हमें आना पड़ा। मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूँ। आपको लगता है कि जो दीवारें हैं राजघराने की बहुत मोटी हैं? बिल्कुल। कैसे टकराएंगे? देखिए, चुनौती बड़ी है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार का माहौल है, या सबसे बड़ी बात है कि जो सड़कों पर लड़ाई लड़ी गई है, या जो हमारी सक्रियता के कारण हमारे साथ लोग जुड़े हैं, या जो हमारी ईमानदारी के कारण हमारे साथ लोग जुड़े हैं, आज मुझे लगता है कि वही हमारी ताकत है। और उस ताकत के आगे सारे राजघराने की ताकतें या दीवारों की आप बात कर रहे हैं वो फीकी है। ये कभी जब आपने इसकी ताकत का जिक्र किया तो ये कभी कुछ 2-3 दिन की पहले की बात है, एक वीडियो सामने आया, शायद देहरादून के ही किसी हिस्से का वीडियो था। एक मंत्री जी और एक उम्मीदवार जिनको उतरने नहीं दिया पब्लिक ने, क्या मामला था वो? कुछ आपकी जानकारी में आया वो मामला? देखिए, वीडियो हमने भी देखे हैं, पर वो वीडियो
गढ़ीकैंट विधानसभा का बताया जा रहा है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं जनता आक्रोशित है और जनता के सामने जिस प्रकार से प्रत्याशी रखे गए हैं या जिस प्रकार से उनके पिछले कार्यकाल का रिकॉर्ड रहा है, उन सबसे जनता की नाराज़गी है। इसलिए जनता ने खुलकर विरोध किया है और जो विरोध करने वाले थे उसमें से 99% 98% लोग भूतपूर्व सैनिक हैं। उन लोगों की अपनी पीड़ा है, उन लोगों की अपनी मांगें हैं और उस क्षेत्र में जिस कैबिनेट मंत्री का विरोध हुआ वो अपने आप को पूर्व सैनिक कहते हैं। तो जब एक पूर्व सैनिकों के जो समस्या है उनकी पीड़ा नहीं जान पाएंगे, उनका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे तो विरोध तो होगा। आपके साथ हैं पूर्व सैनिक? देखिए, उस जगह पर जहाँ विरोध हुआ था उसी जगह पर उन्होंने हमारा कल स्वागत किया। बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने स्वागत किया, बड़ी संख्या में उन पूर्व सैनिकों और अभिभावकों ने स्वागत किया और हमें अच्छा लगा। वो लोग चाह रहे हैं कि कोई यूथ आए और जो इस उत्तराखंड के लिए लड़ रहा है, जो इस उत्तराखंड के लिए संघर्ष कर रहा है या जो यहाँ पर नया एक विकल्प दे सकता है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ये लगा तो उन्होंने हमें आमंत्रित किया, हम गए, उन्होंने स्वागत किया, हमें अच्छा लगा और हमें मजबूती मिली। आमतौर पर बॉबी ये देखा जाता है कि जब भीड़ होती है, मैं इसे पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकता, पर आमतौर पर ये सुना और जाना जाता है कि जब लंबी तादाद में भीड़ इकट्ठी होती तो उसके पीछे कुछ खाने के पैकेट्स शामिल होते हैं, कुछ अन्य चीज़ें शामिल होती हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको समझ आ भी रहा होगा ये सब चीज़ें। तो इन ताकतों का इस्तेमाल आपके माध्यम से होता है या घर से जनता उठकर आ रही है? नहीं, देखिए, जो आपकी राय? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। आप हमारे किस रैली की बात कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ। जनरल बात में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने आंदोलन किए हैं, कभी भी उन आंदोलनों में लोग अपने आप उठकर आते हैं। उन आंदोलनों में अपने मुद्दों को मजबूत करने के लिए लोग आते हैं। अब बात पॉलिटिकली आ गई है तो पॉलिटिकली मैं कहूँगा हमने पहली पॉलिटिकली रैली जो नॉमिनेशन की हमारी है, उससे पहले तो हमने जन आंदोलन किए हैं। पर उस आंदोलन में जिस प्रकार से देखा गया, लोग अपने संसाधनों जुटाकर उस तरीके से भीड़ करके पहुंच गए, उस तरीके से जो जोश परेड ग्राउंड से शुरू होकर और लास्ट वहाँ कलेक्टर ऑफिस तक नहीं रुका, तो वो जोश दिखाता है कि ये खरीदी हुई भीड़ नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपने आप आई हुई भीड़ है जो चाहती है कि बदलाव हो। बहुत लोग नाराज हुए इससे, आपसे बहुत सारे लोगों की नाराजगी है इस बात से कि आपने मुश्किल में डाल दिया बहुत सारे लोग। नहीं, देखिए, नाराजगी कुछ नहीं है, पर कहाँ से लाए इतनी जनता? ये जरूर है कि जिस प्रकार से हमारी सरकारों ने आंदोलनों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, ये जरूर है कि अगर टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता सबक देती है तो आंदोलनों को ये सरकारें गंभीरता से लेना शुरू कर देगी, क्योंकि ये देश आंदोलनों की बदौलत आज़ाद हुआ है, ये प्रदेश आंदोलनों की बदौलत बना है। तो आंदोलनों को गंभीरता से लेना चाहिए, जो कि हमारी सरकारें आंदोलनों को गंभीरता से लेना भूल चुकी है। पर अगर टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता जवाब देती है और एक मिसाल पेश करती है तो कहीं ना कहीं भविष्य में जो इस प्रदेश की, इस देश की पीड़ा होगी, वो चाहे किसानों की हो, वो चाहे सेना के जवानों की हो, चाहे कर्मचारियों की हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों की हो या किसी भी तबके की समस्या हो, वो समस्याएं जब सड़कों पर उठेगी तो उनको गंभीरता से लिया जाएगा। बॉबी, आप भले पूरे प्रदेश की बात करें और यूथ, जो बेरोजगार यूथ है वो पूरे देश में है, तो माना जा सकता है कि आप एक यूथ किसी की भी बात कर सकता है, लेकिन सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी जो हो जाती है वो टिहरी की जनता के प्रति हो जाती है, टिहरी लोकसभा क्षेत्र के प्रति हो जाती है। आपने इतने समय से वहाँ पे भ्रमण किया है, लोगों से मिले हैं, अलग अलग गाँव में गए हैं, आपको क्या लगता है कि टिहरी की जनता की सबसे बड़ी समस्याएं क्या क्या हैं? देखिए, आज टिहरी की जनता की जो सबसे बड़ी समस्या है वो केवल टिहरी की जनता की नहीं है। इस प्रदेश को जिस प्रकार से नोचकर इन हमारे अधिकारियों और नेताओं ने खाया है, इस प्रदेश के भीतर भले ही हमारे राजनेता पहाड़ और प्लेन्स की राजनीति करते हो, पहाड़ और मैदान में बांटकर इस प्रदेश की राजनीति करते हो, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हालात पहाड़ों में भी ठीक नहीं है, हालात मैदानों में भी ठीक नहीं है। जिस प्रकार के जो शिक्षा, स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं, जो आज मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो पहाड़ों में तो विकास के नाम पर स्कूल की बिल्डिंग बन रही है और उस बिल्डिंग के अंदर एक रेगुलर शिक्षक नहीं है। पहाड़ों में
वो अस्पताल की बिल्डिंग तो बन रही है, पर उस बिल्डिंग के अंदर ना तो डॉक्टर है, ना एक्सरे मशीन है, ना कोई इंजेक्शन है, ना कोई पट्टी है, कोई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वही हालात आप अगर इस देहरादून सिटी को छोड़ दें, आप पूरे पछवादून की बात कर लीजिए, कितनी बद से बदतर स्थिति वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की है, कितनी बद से बदतर स्थिति वहाँ शिक्षा की है। तो ये बड़ी चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा जो पलायन की मार हमारा जो ये प्रदेश झेल रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। जिस प्रकार से इस प्रदेश के संस्कृति पर, इस प्रदेश की बोली भाषा पर, इस प्रदेश की जल जंगल ज़मीन पर जो भारी आक्रमण हो रहे हैं, वो बड़े चिंता का विषय है। आज जिस स्थिति में ये प्रदेश है, और जब ये प्रदेश बना था उससे पहले जब यहाँ बड़ी बड़ी परियोजनाएं उस दौरान बनी, उस दौरान जो कुछ शर्तें रखी गई थी कि यहाँ के युवाओं को 70% रोज़गार मिलेगा, कागज़ों में तो है परंतु धरातल पे वो दिखता नहीं है। आज जिस प्रकार से यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है, वो चाहे सरकारी नौकरियों की तो खुलासे हो गए हैं, परंतु विभागों में जो मंत्री के द्वारा अपना अलग परसेंटेज और मुख्यमंत्री के द्वारा अपना अलग परसेंटेज और अधिकारी के द्वारा अपना अलग परसेंटेज जो लिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जो विकास कार्य होना है, उन विकास कार्यों की गुणवत्ता में बहुत वो खतरनाक साबित हो रहा है। परसेंट के बारे में मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा, लेकिन टिहरी की जनता का एक अंश यहाँ हमारे साथ मौजूद है। मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। मनीषा राणा है, तो पहले गढ़वाली में ये पूछेंगे अंकिता को लेकर, और उसके बाद मैं पूछूंगा कि बाकी प्रदेश का क्या हाल है। गढ़वाली में पूछिए जरा अंकिता के बारे में। अंकिता जो हत्याकांड अभी हुआ था, तो उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि जांचें बार बार उनकी माँ की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से ये चल रहा था कि सीबीआई जांच हो और उस पर कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक कोई भी न्याय, कोई भी इंसाफ उसके घर वालों को नहीं मिला है। तो इस बार लोग ये उम्मीद भी कर रहे होंगे कि शायद पौड़ी गढ़वाल की अंकिता को कहीं ना कहीं से उनको वो हो सके, इंसाफ मिल सके। तो इसमें आप क्या कहेंगे, कि क्या लगता है आपको? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी विडम्बना है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस शांत वातावरण में, इस देवभूमि में इस प्रकार के हत्याकांड होना कहीं ना कहीं ये इस प्रदेश को दिखाता है कि किस राह पर चल पड़ा है। इस प्रदेश के भीतर बहन अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड हुए हैं, और ये सामने चीज़ें आई है कि किसने किया है, किससे हुआ है, कौन शामिल है। इतनी चीज़ें सामने आने के बाद भी अगर उनका बचाव किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम का इसमें दोष है। यहाँ पर नो मैटर व्हाट हु इज द पॉलिटिशियन और कैंडिडेट कौन है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ ये करता है कि चाहे कोई कैंडिडेट टिहरी से खड़ा हो, पौड़ी से खड़ा हो, अल्मोड़ा से खड़ा हो, नैनीताल से खड़ा हो। जब हम पहाड़ प्रदेश की बात करते हैं तो महिलाओं का जिक्र हमेशा था। मेरी आवाज़ थोड़ा सा कम आ रही होगी तो मैं करीब ले लेता हूँ उसको। तो चाहे बॉबी पवार टिहरी सीट से खड़े हों, पर महिला तो जैसे टिहरी सीट लोकसभा सीट पर है, वैसे ही पौड़ी लोकसभा सीट पर है। क्या लगता है आप कि ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ पौड़ी तक भी जाएगी? देखिए, हमने भरपूर प्रयास किए हैं। बहन अंकिता भंडारी प्रकरण में भी यही नहीं, हमने कोटद्वार में जाकर रैलियाँ की है, हमने ऋषिकेश के बैराज में जाकर रैलियाँ की है, ऋषिकेश में रैलियाँ की है, देहरादून में रैलियाँ की है, उनके उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए। पर वही है कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है। सड़कों पर लड़कर हमने उनका विरोध तो कर दिया, हमने ज्ञापन भी दे दिए, हमने पुतला भी दहन कर दिया, हमने मुर्दाबाद के नारे भी लगा दिए, पर जिन लोगों को वास्तविक रूप से उस पर फैसला लेना था, क्या वो लोग आज फैसला ले पा रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने बीच से कई ऐसे लोग जिन्हें वहाँ भेजना है, और मैं विश्वास के साथ दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार बैकफुट पे है, सीबीआई जांच के लिए आदेश नहीं कर रही है, सीबीआई जांच के डर से पीछे हट रही है, मैं विश्वास के साथ ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता ने हमारे हाथ मजबूत किए, हमें आगे भेजा, तो भारतीय संसद के अंदर इस मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा, और भारतीय संसद के अंदर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, उनके आगे इस बात को रखा जाएगा। और अगर इस पर फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि उस भारतीय संसद के अंदर ही, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संसद के अंदर धरना भी करना पड़ेगा।
हम बहुत इतना बड़ी बात। दमखम रखता है। हम मतलब एक तरीके से यन मानी रह सकदो कि अंकिता की माँ अभी उम्मीद कर सकती न्याय ते। बिल्कुल कर सकती है। देखो, हमने अंकिता की माँ को अपनी माँ माना है। हम कई बार उनके साथ खड़े हुए हैं, हमने उनकी पीड़ा को समझा है, हमने उनकी पीड़ा को देखा है। पर जिस प्रकार से जो हमारे क्षेत्र अधिकार में है, आज कुछ नहीं है, पर कल के दिन हो सकता है कि हमें अगर पावर मिल जाए तो हमारे क्षेत्र अधिकार में बहुत कुछ आएगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि भविष्य में उत्तराखंड में ऐसी मिसाल पेश करेंगे कि ऐसी घटनाएं भविष्य में उत्तराखंड में ना हो। बॉबी भाई, एक बात और समझ में आती है कि टिहरी क्षेत्र की मैं बात करूं, महिलाएं प्रसव के दौरान घर से निकलती हैं, जब तक वो रोड हेड तक आती हैं तब तक या तो वो बच्चे को जन्म दे देती हैं जिसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, या फिर कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चे के साथ वो खुद भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। एक तरफ हम बात करते हैं कि पूरा जो क्षेत्र है, चाहे वो उत्तराखंड हो या आसपास के, सब रोड से कनेक्टेड है। अभी आपने पलायन की भी बात की थी, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। क्या आपको लगता है ऐसा कि रोड वहाँ तक पहुँच गई है जहाँ से महिलाओं का इलाज भी पहुँच जाता है? देखिए, रोड पहुंचना ये कोई बात नहीं हुई। अरे रोड पहुंचा के क्या करोगे भाई? अगर कोई प्रसूता है, उसके लिए अगर रोड पहुंचा भी दोगे और देहरादून जगह से जिस जगह आपको लाना है अस्पताल में, वहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर है, तो वो तो होना ही है, वो अनहोनी तो होनी है। क्यों ना वहाँ पर अस्पताल जो है उसका उच्चीकरण किया जाए, वहाँ पर फैसिलिटी दी जाए। जिस बात की मैं अभी बात कर रहा था कि इस प्रकार से जो उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल है, वो इस देहरादून के अंदर सचिवालय के एक कमरे में, एसी कमरे में बैठकर नीतियाँ बनाई जा रही है। यहाँ से डिजाइन हो रहा है कि इस जगह पर ये अस्पताल बनना है और यहाँ से इतने गांव कनेक्ट हो रहे हैं। और वहाँ ये जाकर नहीं देखा जा रहा है कि यहाँ पर इतने गांव तो कनेक्ट हो रहे हैं, कितने गांव वहाँ से पैदल चलकर जा रहे हैं, कितने गांव की रोड की कनेक्टिविटी है, कितने गांव को उल्टा घूम कर आना पड़ रहा है। ये पहाड़ है, ये कोई मैदान नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ जब तक पहाड़ में रहकर, उसी खेत, उसी गांव में रहकर जब तक इस प्रदेश के लिए नीतियाँ नहीं बनेगी, तब तक वो कारगर साबित नहीं होंगी। और उसके लिए वहीं जाकर वो नीतियाँ बनानी पड़ेगी, रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जहाँ आज पूरा देश 75वीं वर्षगांठ जो अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ये दुर्भाग्य है कि हमारे पहाड़ में कई ऐसे क्षेत्र, कई गाँव हैं जो आज मुख्य धारा से हम जिनको नहीं जोड़ पाए हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं कहता हूँ कि जिस सोच और विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे आगे ये काफ़ी चुनौतियाँ हैं, पर इन चुनौतियों को कैसे पार किया जा सकता है, इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, उसके लिए उन ग्रामवासियों के साथ, क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। क्या गारंटी है कि बॉबी पवार जो आप बात कर रहे हैं, और अगर टिहरी की जनता मौका दे देती है उन्हें, तो वो याद रखेंगे इन सब चीज़ों को? देखिए, मैं गारंटी तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ तो मैं तो स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि इन बातों के लिए संघर्ष होगा, पर वो बात भी आज चुनाव आयोग उसको नज़रअंदाज या आचार संहिता का उल्लंघन मान लेगा। पर मैं ये कहता हूँ कि ये विश्वास ज़रूर दिला सकता हूँ कि 5-7 वर्षों से जिस ईमानदारी के साथ जो सड़कों पर संघर्ष किया है, जहाँ कई प्रलोभन आए, जहाँ कई दबाव आए, जहाँ हम उसको छोड़कर ऊपर आज उठे हैं, जहाँ उन सारी बाधाओं को तोड़कर यहाँ आए हैं, मैं ये ज़रूर विश्वास दिला सकता हूँ कि उसी ईमानदारी के साथ, उसी संकल्प के साथ हम आगे का सफ़र तय करेंगे। और आप लोगों के साथ मिलकर वो संघर्ष, उस चाहे संसद के अंदर करने का हो और चाहे वो सड़कों पर करने का हो, वो लगातार निरंतर आप लोगों के साथ जारी रहेगा। और ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली के अंदर सिर्फ उतना समय बिताया जाएगा जितना लोकसभा सत्र का एक समय होता है, बाकी समय इस उत्तराखंड के लिए, इस उत्तराखंड की सड़कों पर आम जनता के साथ बिताया जाएगा। मतलब ये कंफर्म है कि आप एसी कमरों में नहीं बैठेंगे, बाहर आएंगे, बिल्कुल, यहाँ की ताज़ी और ठंडी हवा के बीच में। बॉबी, यहाँ पर टिहरी लोकसभा क्षेत्र में लगभग कितना वोटर है, क्या उसका परसेंटेज है, कितनी जातियाँ रहती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिल पाई है? देखिए, लगभग तकरीबन 15 लाख वोटर हैं। और जातियों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो स्वर्ण जाति के जो लोग हैं
वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे खासे परसेंटेज में है, 40 से 45% है। उसके बाद एससी जो वोटर है वो 25-30% है। इसके अलावा 5-7% जो जनजाति के लोग हैं उनका परसेंटेज है। कुछ 10-12% सिख का है और कुछ मुस्लिम वोटर्स का परसेंटेज है। तो ये बिल्कुल पूरा मिक्सअप है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जी। आप कहेंगे कि अचानक ये सवाल क्यों पूछा, क्योंकि कुछ बड़े बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरे हिस्से का है, ये मेरे हिस्से का है, ये इसको मानता है तो ये इसका है। अब बॉबी के हिस्से का क्या है, मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉबी ने अपने हिस्से में किसको रखा मैं हुआ वही है। कहना चाहता हूँ कि हमारे राजनीतिक दलों ने, हमारे नेताओं ने इस उत्तराखंड को कभी जाति धर्म में बांटने का काम किया है, कभी इस उत्तराखंड को पहाड़ मैदान में बांटने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमने जो एक नई शुरुआत की है, जो एक नया विचार लाया है, जो एक नई विचारधारा बनी है कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए। हमने अगर लड़ाई लड़ी है तो हमने ऐसा नहीं है कि अगर रोजगार की लड़ाई लड़ी हो कि एससी समाज के लिए लड़ी हो, एसटी समाज के लिए लड़ी हो, स्वर्ण समाज के लिए लड़ी हो, ब्राह्मणों के लिए लड़ी हो, हमने तो कोई ऐसा वो देखा नहीं है। हमने अगर लड़ी है तो समूचे उत्तराखंड के लिए, समूचे उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों के लिए लड़ी है। हमने अगर भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी है तो हमने ये देखकर तो नहीं लड़ी है कि भाई एससी समाज ज़्यादा प्रभावित हो रहा है या एसटी समाज ज़्यादा प्रभावित हो रहा है या हमारे जो जनरल की क्लास के लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। हमने तो इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये जो गरीबी और अमीरी की जो खाई है उसे बिना देखे इस समूचे प्रदेश के लिए संघर्ष किया है। तो आज मैं चाहता हूँ कि ये समय बदलाव का है, ये समय उस बात को सोचने का है कि भाई जब हमारे लिए जो टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जाति धर्म में बांट दिया जाता है, उससे फ़ायदा क्या होता है। अगर कोई नीति, कोई संघर्ष किया जाना है, वो जब सबके लिए है, उसके नुकसान और फ़ायदे सबके लिए होने हैं, तो क्यों आपस में बांटकर ये चीज़ें करनी है। आज प्रदेश के नौजवानों को ये तय करना पड़ेगा कि जो लड़ाई रोजगार की है, जो लड़ाई भ्रष्टाचार की है, जो लड़ाई यहाँ पलायन की है, जो लड़ाई इस प्रदेश को बेहतर बनाने की है, वो केवल फ़ायदा किसी एक विशेष जाति या विशेष धर्म का नहीं होगा। वो अगर लाभ होगा तो समूचे उत्तराखंड का होगा। अगर ऐसी सोच है तो बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसी सोच की बजाय थोड़ी चीज़ें बदल गई हैं, बदलाव हो गया है। एक सवाल मेरा और है, और वो सवाल है, आपने जब शुरुआत की थी तो यूथ के लिए की थी, बेरोज़गारों के लिए की थी, नौकरियों को लेके आपका ही कहना था, कई मंचों पे आपने कहा है कि नौकरियां हैं पर मंशा नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? और सिस्टम के अंदर अगर आप आ जाते हैं, और आपने जैसा कि कहा है कि अगर ऐसा मौका पब्लिक देती है तो आप उस सिस्टम का जो थोड़ा सा गल गया है, उस सिस्टम का अगर हिस्सा नहीं बनेंगे तो कैसे कर पाएंगे उन यूथ का? क्योंकि आज की डेट में आप ये मान के चलिए कि आपके साथ पूरा यूथ जुड़ा हुआ है, और जब यूथ जुड़ता है किसी के साथ तो उसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, आपकी सोच से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और अगर उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते हैं तो मुश्किल बहुत बड़ी हो जाती है, जिससे जो बड़े बड़े दल हैं वो तो निकल जाते हैं अलग अलग बहाने देकर या बयान देकर, पर जो अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आते हैं या जिनका चुनाव जनता लड़ती है, क्योंकि कुछ बड़े नेताओं का ये भी मानना है कि बॉबी पवार का चुनाव बॉबी पवार नहीं जनता लड़ रही है, तो वो दोनों तरफ से फंस जाता है, एक तरफ यूथ और एक तरफ जनता। डबल जिम्मेदारी है आपके ऊपर। डबल जिम्मेदारी जरूर है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य से हम भटकेंगे नहीं। आज अगर हम कह रहे हैं कि 60 से 70 हज़ार पद खाली है तो उन पदों को भरने का सरकार काम करे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप साल भर में जो भी परीक्षाएं करवा रहे हैं, ऐसे तो आप बड़ी कंजूसी कर रहे हैं, पर जो भी करवा पा रहे हैं उसमें एक एक परीक्षा में 5-5 बार एक एक ही बच्चा, कई परीक्षाओं में एक ही बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। वो क्योंकि आपकी जो नीति है वो गलत है। आप पहले परीक्षा करवा दोगे चपरासी की, वो बच्चा चपरासी में निकल जाएगा, उसके बाद आप पटवारी की करवाओगे, वो पटवारी में भी निकल जाएगा, फिर पीसीएस की कराओगे, वो वहाँ भी निकल जाएगा। अगर वो लास्ट में पीसीएस में जाता है तो चपरासी का पद भी वहाँ पर खाली कर दिया, वहाँ पर वो पटवारी का पद भी बर्बाद कर दिया। तो इस तरह की जो नीतियाँ हैं, जो एक वार्षिक कैलेंडर नहीं है,
जिससे बड़ी चुनौतियां या बड़ी समस्याएं यहाँ के प्रदेश के नौजवानों को करनी पड़ रही है, उसकी ये लड़ाई हमारी बहुत पहले से रही है। और काफ़ी हद तक हम इसे वार्षिक कैलेंडर, भले ही हमारे आयोगों ने जुमले से सही कैलेंडर जारी किए, परीक्षा नहीं करवाई, पर कैलेंडर जारी करवाई, पर हम चाहते हैं कि जब हमें मौका मिलेगा तो ज़रूर निश्चित तौर पर एक पूरे साल का एक पूरा चार्ट बनेगा कि इस साल में इन विभागों में इतनी परीक्षाएं होनी है। उसमें बाकायदा चॉइस भरी जाएगी और चॉइस के आधार पर, मेरिट के आधार पर उसमें जो ज़्यादा योग्य है उनको उस प्रकार की नौकरी मिलेगी, जो कम योग्य है उनको उस प्रकार की नौकरी मिलेगी। पर कम से कम उससे ये हो जाएगा कि एक एक बच्चा 5-5 जगह नहीं निकलेगा। और वो जो सीट खराब होती है, कहीं ना कहीं उन लोगों की सीट खराब होती है जो अपने आयु सीमा के अंतिम चरण पर होते हैं और कभी भविष्य में वो परीक्षा नहीं दे पाते हैं, तो उनका वो दुख भी देखना पड़ेगा। अगर इस प्रकार की प्रणाली लागू हो जाए तो मैं समझता हूँ, और इसको रेगुलर कर दिया जाए। रेगुलर का मतलब है कि कंटिन्यू चीज़ें चलती रहें, तो बेरोजगारी का आभास नहीं होगा। क्योंकि 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर कोई रेगुलर पढ़ाई कर रहा है और रेगुलर परीक्षाएं दे रहा है, अगर उसका 2-3 साल में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो अपने आप पीछे हटकर वो कोई और काम शुरू कर देता है जिसमें उसकी काबिलियत हो। अगर आज बेरोजगारी का आभास हो रहा है, वो इसलिए आभास हो रहा है कि वो एफर्ट तो कर रहा है और उसको वो अवसर नहीं मिल पा रहे, मौके नहीं मिल पा रहे, उसके वो दिल में रह जा रही है कि यार मैं कर तो सकता हूँ पर मुझे मौके नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी समस्याओं की जो जड़ है, इसके लिए प्रयास अभी भी किए जा रहे हैं, बाद में भी किए जाएंगे। ये सारी। अच्छा, एक सीधा सवाल और ईमानदार जवाब, बॉबी को किसी राष्ट्रीय पार्टी ने अप्रोच किया? नहीं, देखिए अप्रोच तो अब क्या बताएं, नहीं किया, पर कुछ देखिए डायरेक्ट पार्टी का मैं कहूँ कि डायरेक्ट शब्द पार्टी कुछ और बोल रहे हैं और मुस्कुराहट कुछ और बोल पर रहे मैं हैं। ये कह रहा हूँ कि हाँ, कई पार्टी से जुड़े कई लोगों ने कहा कि आप पार्टी से लड़ सकते हैं, बेहतर ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने कहा कि देखो, हम तो अपनी इस लड़ाई को जिंदा रखना चाहते हैं, हम तो मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं, हम इन मुद्दों को चुनावी शोर में नहीं दबना देना चाहते हैं। हम चुनाव मैदान में जाएंगे, अब वो पार्टी तय करें कि क्या होना है। मेरे पक्ष और विपक्ष, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सभी से मैंने इंटरव्यूज किए और सभी ने एक बात जरूर बोली कि जो बेरोजगारों की लड़ाई है वो ये लड़का ठीक लड़ रहा है। चाहे वो आपसे अलग 2 बड़ी पार्टियां हैं, दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के ये कथन है। आपकी वहां पर 2 लोगों से लड़ाई है, एक राजघराने से है और एक मूंछों को ताव देते बड़े ईमानदार और सौम्य छवि के जोत सिंह गुंसोला जी से है। कौन ज्यादा खतरनाक है आपके लिए? देखिए, कौन खतरनाक है कौन नहीं है, ये तो मैं चुनावी चर्चा पे बात कर रहा हूं। वही कह रहा हूँ। ये तो अपना 19 तारीख के बाद जो वोटिंग 4 जून को, उसके बाद जो 4 जून में रिजल्ट आएगा वो तय करेगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि अयोग्य है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। पर जब उन लोगों का समय था, तब उन लोगों के पास मौका था, उन्हें जितना करना था उन्होंने करा होगा। पर आज समय उनका नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रदेश की जनता कह रही है, टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता कह रही है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का जब माहौल है तो मुझे लगता है कि लोगों ने जब एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है कि भाई अब तुम्हारा समय नहीं है, आप आराम करिए, आराम फरमाइए, घर बैठिए, तो ये इशारा कहीं ना कहीं जाता है कि लोग एक यूथ को आगे करना चाहती है। इस प्रदेश में जो एक राजनीतिक संकट से जो ये प्रदेश जूझ रहा है, उस प्रदेश को इस राजनीतिक संकट से ये लोग निकालना चाह रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कैंडिडेट दिए हैं उनका एज फैक्टर देख लें, उनकी सक्रियता को देख लें, उन्होंने किन किन मुद्दों पर अपने इस पूरे जीवन काल में लड़ाइयाँ लड़ी है, उन चीज़ों को देख लिए राजनीतिक अनुभव दोनों प्रत्याशियों का या इसके अलावा जो 11 प्रत्याशी है उन सबका मुझसे ज़्यादा हो सकता है। पर इसके अलावा जो सड़कों पर संघर्ष करने का अनुभव है, या जो इन चीज़ों को समझने का अनुभव है, या जो इस पीड़ा को समझने का अनुभव है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, एक बात और है कि आपने भी जिक्र किया 11 लोगों ने वहाँ पे पर्चा भरा है और 11 ही साइन होंगे, लेकिन आपका 8वें नंबर पे हीरा है सदा के लिए। नाम उसी हिसाब से दिया है या ऊपर वाले की मेहर हो गई आपके ऊपर? देखिए, देवीय कृपा है, देवी देवताओं का प्रदेश है और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा है हमारे देवी देवताओं का। तो जिस प्रकार से जो चुनाव चिन्ह मिला है वो हमारा सौभाग्य है
और कहीं ना कहीं जनता आज कह रही है कि हीरे को हीरा मिला है और इस हीरे को हम चमकाएंगे, इस हीरे को कोहिनूर हम बनाएंगे। इस प्रकार के स्लोगन सोशल मीडिया से लेकर तमाम गांव समाज तक चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा लग रहा है कि लोग खुद समर्थन में आकर खुद अपने स्तर पर चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं। मैं इसे प्योर राजनीतिक इंटरव्यू नहीं बनाना चाहता था, लेकिन बीच में बहुत सारी चीज़ें आ गई और मैंने आपसे बात भी की। मैं कुछ व्यक्तिगत चीज़ें पूछूंगा आपसे और उसका बहुत ईमानदार जवाब देना आप। पहला तो ये है कि बॉबी का असली सपना क्या था? अगर बॉबी आंदोलनकारी नहीं होता, चुनाव में नहीं होता, तो बॉबी क्या होता? देखिए, हमारे साथ जो घटना हुई, ईमानदार जवाब। मैं ईमानदार जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों से जुड़ाव, लोगों से जुड़ना, लोगों के बीच रहना, ये मुझे बचपन से पसंद है। परंतु जिस प्रकार से 12वीं कक्षा के दौरान मेरे साथ घटना हुई, उसके बाद केवल और केवल एक उद्देश्य था, एक लक्ष्य था कि अपने परिवार को संभालना है, अपने परिवार की जिम्मेदारी है। देहरादून जाकर किसी भी हालत में 1-2 साल के अंदर पढ़ लिख कर एक छोटी मोटी नौकरी लेनी है और उसके बाद परिवार थोड़ा संभल जाएगा, तो उसके बाद सारी चीज़ें आगे तैयारी भी चलती रहेगी और एक सरकारी नौकरी की राह में हमारा ये जीवन जा रहा था। परंतु शायद ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था, उन्होंने यहाँ आकर हमें खड़ा किया। शायद ऊपर वाले ने ये सोचा होगा कि ये जो कार्य है ये इनके हाथों से करवाना है। कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ जो आने का जो मकसद है वो तो सीधा सीधा ये है कि हमें इन परिस्थितियों ने यहाँ लाकर खड़ा किया है, जो परिस्थितियाँ हमारे साथ थी। बॉबी को सरकारी नौकरी में शुरू से इंटरेस्ट था या कुछ और करना चाहते थे इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, अगर हमारे साथ ऐसी घटना ही नहीं होती तो मैं एक बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता था और मैं इंटर के बाद हो सकता था बीबीए करके मैं अपना एक बिजनेस को स्टार्ट करें या स्टार्टअप कर दें। मेरा एक सोच थी कि अपने आप को स्वतंत्र रखना है, बंधना नहीं है। पर मजबूरियों ने हमें उस तरीके से उस तरफ ले गई, पर उस तरफ से भी वो रुख मोड़ के फिर इसी तरफ आ गया। तो मुझे लगता है कि मेरा एक सपना था कि एक बिजनेसमैन के रूप में एक। बॉबी के शौक क्या है? शौक क्या है? शौक तो अब संघर्ष बन गया है। पहले की शौक। बॉबी ने जन्म लेते ही संघर्ष में नहीं किया होगा। बॉबी ने अपना एक बचपन बिताया होगा, अपना एक लड़कपन बिताया होगा, अपने स्कूल के दिन बिताए होंगे, दोस्तों के साथ अटखेलियाँ खेली होंगी। देखो, शौक तो बहुत थे। दोस्त बनाना शौक थे, क्रिकेट खेलना शौक था, ऊपर वाले ने लाइन लगा दी दोस्तों की आपकी। मूवी देखना शौक था, बहुत सारी चीज़ें हैं। और संगीत सुनना शौक था। इस प्रकार के तमाम जो शौक थे वो शौक के शौक रह गए। परंतु आज जिम्मेदारियां, कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि हम आज मजबूरी है। ऊपर वाले ने आपको दूसरों के शौक पूरा करने के लिए चुन लिया। बॉबी की कोई ऐसी चीज़ जो बॉबी को हमेशा याद रहेगी, कभी नहीं भूल पाएंगे? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, पर मैं उस घटना को नहीं भूल पाऊंगा कि जब हमारे फादर की डेथ हुई थी और बहुत मतलब ऐसा वो समय था कि जिससे काफ़ी समय तक मैं उभरा नहीं था। हमने जब डेड बॉडी सामने देखी और 500-700-800 मीटर ऊपर खाई से जब गिरी थी, तो बॉडी के जो हालात थे वो जब हमने आंखों के सामने देखा तो उस चीज़ को कभी नहीं भुलाया जा सकता। सबसे बड़े आप ही हैं अपने घर में? बिल्कुल। एक झटके से पूरी जिम्मेदारी सब कुछ आपके ऊपर। कितना समय लगा परिवार को ठीक करने में? क्योंकि वो रिक्त स्थान तो कभी पूरा किया नहीं जा सकता, चाहे आप किसी भी मुकाम तक पहुंच जाएं। पर एक घर परिवार को संभालने में थोड़ा सा वक्त लगता है। कितना वक्त लगा? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं, आपकी उम्र कोई बहुत, अभी उम्र ज़्यादा नहीं है आपकी, उस समय तो बिल्कुल उम्र नहीं रही। उस समय तो मैं 17.5 साल का था। उस समय तो 18 साल का भी नहीं हुआ था। पर हमारे यहाँ वही मैं बात कर रहा हूँ कि जौनसार का एक अलग कल्चर है, एक अलग समाज है। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की जो प्रथा है वो बहुत अच्छी प्रथा है। भले ही हम सब अलग अलग रहते हैं, कोई रोजगार की तलाश में, कोई विकास नगर रहे, कोई देहरादून रहे, कोई चंडीगढ़ रहे, कोई छानी में रहे, कोई गांव में रहे। पर जब गांव में रहते हैं तो गांव में एक चूल्हे पर ही सबके लिए खाना बनता है। मैंने अक्सर देखा है कि 1-2 फेस्टिवल होते हैं,
और मैंने देखा है कि बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, वो चाहे किसी भी पद पर हो, चाहे वो कोई छोटा बिजनेस करने वाला हो या कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो। सुना है मैंने, और मेरे एक दो मित्र हैं जो जौनसार बावर से ही हैं, सब एक साथ नाचते हैं, एक साथ खाना होता है सबका। उस जगह पे ना तो कोई बहुत बड़ा अधिकारी होता है, ना कोई बहुत बड़ा दुकानदार होता है, सब एक जैसे होते हैं। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही समाज है, और इस चीज़ से उभरने के लिए हमें इसी की मदद मिली, वो गांव समाज की, उस परिवार की, रिश्तेदारों की। अपने अपने तरीके से सब लोगों ने सहयोग किया, अपने तरीके से सब लोगों ने ख्याल रखा, तो कहीं ना कहीं आगे सर्वाइव किया, और आज आप सबके सामने हैं। बॉबी की शादी हो गई है? नहीं, शादी तो नहीं हुई। कितनी उम्र है बॉबी की? उम्र वही है कि 26 साल। बहुत पर्सनल क्वेश्चन, कोई ज़िंदगी में ऐसा किस्सा याद है कि कोई पसंद आया हो? अब देखो, पसंद वसंद मुस्कुराहट कुछ और बता रही है। कोई ऐसा जिससे बहुत पुरानी यादें जुड़ी हों? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अच्छा, तो वहाँ तक ये मार पिटाई की घटनाएं पहुंची या नहीं बिल्कुल पहुंची? पहुंचती है, क्यों नहीं पहुंचती। तो इसका मतलब बॉबी जल्दी ही परिणय सूत्र में बनने वाले हैं? नहीं नहीं, वो तो चलो समय के साथ जो होता है वो चीज़ें हैं, ये जीवन है, इस जीवन को जैसे जिया जाना है वो उसे तो करना पड़ेगा। हमारा अपना शादी विवाह भी होगा, सारी परिवार बसेगा। मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल पे नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत कम लोग जानते होंगे कि बॉबी पवार की ज़िंदगी जो है लड़ाई झगड़ों से, आंदोलनों से अलग हटकर भी मोहब्बत भरी है। और मैं एक सवाल और पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आपका कोई सवाल है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं? अगर पूछना चाहते हैं तो इसके बगैर आपकी आवाज़ नहीं आएगी, इसकी जरूरत मैं पड़ेगी एक आपको। सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, गढ़वाली में ही बोलूँगी क्योंकि मैं खुद टिहरी से हूँ। तो मेरो सवाल ये था कि जनापन बताई कि बहुत संघर्ष करी कि लाइक पहली बेटी कोई सेट नहीं था कि राजनीति में आनी, तो जन इतना संघर्ष के बाद अब जब राजनीति में आपकी एंट्री होगी तो खुशी चाह जनता से कुछ करना की, या फिर यन चाहते कि मैं पुरानो जो अपनो समय था वह मैं ही कुछ करना चाहूँ, और अब जब राजनीति में अपना एंट्री लिया तो अब आगाड़ी क्या सोच रही आपन? देखिए, जो लोगों का विश्वास है, आप गढ़वाली में जवाब देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा। देखिए मैं जौनसार से हूँ और मैं गढ़वाली समझ लेता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। और मैं बोलने में थोड़ा मेरे को वो है, क्योंकि जौनसार की जो टोन है, जो बोली है वो अलग है, इसलिए मैंने टिहरी भाषा इसलिए करवाई क्योंकि आप टिहरी लोकसभा है, इसलिए मैं समझ लेता हूँ आपने जो क्वेश्चन किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने सवाल किया है उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा आपने मेन क्या कहा था उसमें? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आपकी राजनीति में एंट्री है। ठीक ठीक ठीक। तो जो एंट्री हुई है हमारी राजनीति में, अब हमारे ऊपर जो लोगों का विश्वास बढ़ा है, अब वही विश्वास को तोड़ने की बारी है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये विश्वास टूटे। आज भले ही हो सकता है कि इस राजनीति से परे हटकर मेरी एक खुशहाली वाली ज़िंदगी हो सकती है, जहाँ मैं अपने परिवार को समय दे सकता हूँ, जहाँ मैं अपनों को समय दे सकता हूँ, या जहाँ सारी चीज़ें हो सकती है और आसानी से हो सकती है, इतनी सरदर्दी या इतनी जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। पर आज जो जिम्मेदारी या आज जो विश्वास प्रदेश की जनता ने या जो कारवां बढ़ रहा है उन लोगों ने मुझ पर जताया है, मैं उस विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता हूँ। इसके लिए मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ अपनी उस शांत उस वादियों को, या अपने जो पर्सनल लाइफ है उस चीज़ को मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ आज, क्योंकि मेरे पे कई हज़ारों लाखों लोगों की नज़रें हैं, लाखों लोगों का विश्वास है। तो उस विश्वास के आगे ये बहुत छोटी चीज़ है। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं बॉबी, चाहे वो अपना परिवार हो और चाहे वो जनता का परिवार हो, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। मैंने बहुत सारा समय ले लिया आपका, मुझे पता है कि आपको भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी। कुछ लड़के आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैंने उनसे बात की तो मुझे पहले तो ये लगा कि शायद वो किसी पर्सनल इंटरेस्ट से आपके साथ जुड़े होंगे, पर जब मैंने बात की तो मुझे लगा कि नहीं, वो आपको ठीक से जानते भी नहीं हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप बॉबी पवार को जानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कैसे जानते हैं? फेसबुक पर देखा है। मैंने उनसे पूछा कि कभी मुलाकात हुई? तो उन्होंने कहा नहीं, पर वो कैंपेनिंग कर रहे हैं आपकी। देखिए, यही तो प्यार है, और मुझे लगता है कि यही प्यार हमारी इस लड़ाई को मजबूत करेगा, और यही प्यार हमें चुनाव जितवाएगा, और यही प्यार
उन लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आगे रखने के लिए हमें आगे भेजेगा। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि हमारा संघर्षों का दौर चाहे 5-7 वर्षों का रहा हो, पर जितने लोग अपनी तरीके से मेहनत कर रहे हैं जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ और वो अपने तरीके से लगे हुए हैं, कोई सोशल मीडिया पे लगा है, कोई अपने वार्ड पर लगा हुआ है, कोई बूथ पर लगा हुआ है, कोई कुछ मैं जानता भी नहीं हूँ, पर यही एक शायद उनका विश्वास पर है, मानते उम्मीद हैं आप। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बड़ी एक जिम्मेदारी है और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसी जिम्मेदारी जब हमारे ऊपर है तो हमें पूरी तरीके से, पूरी गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए और इस लड़ाई को आगे लड़ना चाहिए। कुछ सालों पहले एक चुनाव हुआ था और उस चुनाव में एक नारा दिया गया था कि अब सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। वैसा ही कुछ हाल इस समय उत्तराखंड का है। हमने बॉबी पवार से बात की, टिहरी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं और किसी बड़ी पार्टी से उम्मीदवार नहीं है, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के साथ लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि इनका चुनाव जनता लड़ रही है क्योंकि पैसे की तलाशी इनकी हो चुकी है। मेरा मतलब इंक्वायरी से है। पैसे तो इनके पास, कितने पैसे मिले थे आपके पास? 309 रुपये। 309 रुपये। और 309 रुपये से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन जनता इनका चुनाव लड़ रही है। बहरहाल बॉबी पवार ने बहुत सारे वादे किए हैं, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और उन जिम्मेदारियों को पूरा करना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर जनता वहां का मौका देती है, संसद के रास्ते खोलती है, तो बॉबी पवार उस जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे या नहीं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो जनता का सामना कैसे करेंगे, इसके लिए आप और हम दोनों ही इंतजार करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।